आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर एसपी दीक्षित, निदेशक अनुसंधान, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, निदेशक प्रसाद शिक्षा, जो पालमपुर से आए हुए हैं स्पेशली, और डॉक्टर प्रवीण लता जी जो फर्स्ट लेडी हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम किए ग्रामीण युवाओं के लिए हमने लगभग 8 प्रशिक्षण का आयोजन किया है और 328 उसमें प्रतिभागी रहे। केंद्र द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी हम आयोजन करते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन और फलों पर भी हमने दूसरे कार्यक्रम। तो ये 4 से 7 दिन के होते हैं। तो इसमें हमने 7 कार्यक्रम का आयोजन किया और 160 प्रतिभागी इसमें मौजूद रहे। फिर हम प्रसार अधिकारियों के लिए भी हमने लगभग 4 प्रशिक्षण का आयोजन किया और 145 प्रतिभागी रहे। अनुसूचित जनजाति योजना के अंतर्गत भी हमने 5 प्रशिक्षण आयोजित किए और जिसमें लगभग 200 किसानों ने भाग लिया। इसके अलावा सुभाष पालेकर जैविक कृषि पद्धति के अंतर्गत आयोजित जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, लगभग 5 किए, इसमें भी 200 किसानों ने अलग से भाग लिया। फिर कुछ हमारे विशेष कार्यक्रम होते हैं, नेशनल आईसीआर के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हमने 27 कार्यक्रम आयोजित किए। देखिए कोरोना काल के इतने करने के बावजूद भी, तो इसमें लगभग 1895 किसानों ने भाग लिया। फिर अन्य विभागों के साथ भी हमने कार्यक्रम आयोजित किए। किसानों के खेतों पर हमने लगभग 11 तकनीकों पर प्रदर्शन किए और लगभग 53 उसमें हमारे किसानों ने भागों को हम उसमें जो है प्रति महीने 2 से 4 मैसेज फ्लैश करते हैं, ताकि उनको अच्छी से अच्छी जानकारी जो है संदेश के माध्यम से ही मिल जाए। फिर एक निकरा प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ चल रहा है, छोयल कदौरी, उसको में आगे 3-4 और गाँव में भी एक्सटेंड कर दिया हुआ है। तो उसमें भी हमने लगभग 100 हेक्टेयर भूमि पर प्रदर्शन लगाए हैं। ये हमारे लिए भी बड़ी, हालांकि वैज्ञानिक हमारे पास कम है, लेकिन 100 हेक्टेयर में इसमें गेहूं की किस्में, दूसरा मांस का बीज और अन्य खाद्यान्न फसलों का, मक्की का और चारे की भी इसमें हमने बीज किसानों को उपलब्ध करवाया है। केंद्र द्वारा लगभग 5 प्रदर्शनियों का भी विभिन्न कार्यक्रमों में हमने आयोजन किया है। और जो हमारा परिगामी निधि प्रजाति हमने डेवलप की है, हम उसी के पौधे जो है ना वो उसका उसी का पता लेंगे और जितना भी होगा उसमें, जितने भी 7-8 जिले हैं हिमाचल के, वो जितने सभी किसान अगर उसमें वो पत्ता उगाएंगे, एलोवेरा उगाएंगे, तो उनको हम खरीदेंगे। उसके साथ ही हमीरपुर में पहले संगोष्ठी थी, ऐसी एक किसान संगोष्ठी थी, बीसी साहब भी वहां थे। तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने उत्पाद तो पैदा कर दिए, लेकिन उसकी मार्केट कहाँ है। तो कई तो गुस्से में भी थे, बीसी साहब को बोल रहे थे कि मैंने इतनी हल्दी उगाई है, इतना अदरक उगाया है, इतना ये चीज उगाई है, इतने बेचेगा। तो मैं आपके जानकारी के लिए ये कह दूं कि हमें और भी बहुत सारी चीजें जो आप प्रोडक्ट में चाहिए, उसमें हल्दी भी चाहिए, अदरक भी चाहिए, तुलसी भी चाहिए, नींबू भी चाहिए और तोता आम भी चाहिए, बहुत सारी सेब चाहिए, एप्रिकॉट चाहिए और पीच चाहिए। क्योंकि हमारा जो MOU है वो HDP हिमाचल जो वर्ल्ड बैंक की उसको कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उनसे हुआ है। तो हम एप्पल, एप्रिकॉट और पीच पर भी काम कर रहे हैं, वो भी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम 75-80% जो हमें एलोवेरा चाहिए, मैक्सिमम जो हमारा जो वहाँ खपत होगी वो एलोवेरा। और मैं वैज्ञानिक महोदयों से RF गुजारा और सेवा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जहाँ भी इनके नर्सरी प्रोडक्शन होती होगी तो कृपया जर्म प्लाज्म जो है अच्छा सा तैयार करके, ताकि लोगों को हम इसको दे सकें। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, डॉक्टर रमेश जी ने यहाँ मधुमक्खी के बारे में बहुत सारी कारण की चर्चाएँ की कि इसका ये विदाउट बी नो एनी क्रॉप इज पॉसिबल, विदाउट बी, मधु के बगैर, कोई मधुमक्खी के बगैर, चाहे सीरियल क्रॉप हो, चाहे एग्रीकल्चर क्रॉप हो, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, कोई भी पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए ये लोग जो ट्रेनिंग भी देते हैं, शायद दौरा में है ना। और उसके पश्चात इनके जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, उसके लिए हमारे को या तो प्राइवेट ग्रोवर के पास ले जाना पड़ता है आपके ट्रेनर को, क्यों ना इसको यूनिवर्सिटी स्तर पर ही
वहीं साइंटिस्टों के सामने इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए। ये मेरा जवाब रहेगा सर। थैंक यू वेरी मच। ये संस्थान किस लिए है? हम यहाँ पर चाहे तो 1500 भेड़े भी पालें। जो हम 1500 भेड़े 30% हम जो है कलिंग करते हैं। 30% हम हर साल, ये नियम है साइंस का कि 30% हम एनिमल निकाल सकते हैं। तो 1500 हम अगर पालेंगे तब 500 हम हर साल निकालेंगे मेल फीमेल, तब हम यहाँ के सब किसानों को दे पाएंगे। क्योंकि लगभग 500 एप्लीकेशन सालाना आती हैं और हम जानवर पालते हैं 400, तो 30% हो जाके 100 से करीब 150, तो हम उतने दे नहीं पाते लोगों को। तो ये एक विचारणीय बिंदु है कि अगर हमने नेचुरल फार्मिंग करनी है और हमने नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है और हमने किसानों की इनकम बढ़ानी है, तो भेड़ एक कम लागत का पशु है। हमें भेड़ से कम लागत में अधिक आय होती है। इसी तरह से गाय का भी, तो दोनों ही अगर भेड़ और गाय के साथी हो तो उससे हमें मैल मलमूत्र जो कि हमारी मृदा के लिए, हमारी धरती के लिए लाभकारी होगा। प्लस कितने सारे रमेश जी ने उस दिन भी बताया, कई बार रमेश जी, डॉक्टर रमेश जी बताते रहते हैं और भी हमारे कृषि विज्ञान के साथी और साइंसदान बताते रहते हैं कि आपकी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, नेचुरल इंसेक्टिसाइड गोमूत्र से और गोबर से ही बनते हैं, देसी गाय से। तो और आज ये भी हमारा डाटा बता रहा है कि हम पशुपालन से बड़ी दूर भागते जा रहे हैं। आज हम गाय के गोबर में हाथ लगाने, हमारी नई जनरेशन वो खुद अपने दिल पे हाथ रखे देखें कितने लोग गाय के गोबर में और गाय के मूत्र में हाथ लगाना चाहते हैं। गाँव में जो रहते हैं लोग कहते हैं बेच दो गाय, मैं नहीं गाय का चारा करूँगा, ऐसा मैंने सुना हुआ है। मैंने चारा नहीं डालना, मैंने जो है खुड़ में झाड़ू नहीं लगानी। तो ये बड़ा जो लोगों का पलायन हो रहा है कृषि और पशुपालन दोनों से, तो ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है। और अगर हम वैदिक कल्चर के हिसाब से चले तो ऋग्वेद में, ऐसा नहीं कि मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऋग्वेद में समस्त मंत्र है। अब मेरा आग्रह रहेगा किसान बहनों, माताओं व भाइयों से कि अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकता है। पशुपालन से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, बागवानी से संबंधित हो। कतारों में लगाना है, हम कतारों में नहीं लगाते, लाइनों में कभी हम सोइंग नहीं करते हैं। तो एक तो घना लगाते हैं, छठा मेथड हमारा हम अपनाते हैं। एक तो देखो घास निकालती वाली मुश्किल हो जाती है, स्प्रे करती वाली मुश्किल हो जाती है और फिर पैदावार में भी कमी हो जाती है ना। अगर प्रॉपर स्पेसिंग में हम लाइनों में लगाएंगे तो बीज हमारा अच्छा निकलेगा, पैदावार अच्छी रहेगी। परमादरणीय परम श्रद्धेय प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी, कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, विकास सूद जी, हमारे स्टेट ऑफिसर पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कृषि विश्वविद्यालय का यही प्रयास प्रत्येक कृषक का हो सही विकास। सब इन पहले हाउ शशिपाल दीक्षित तुसा सभी रा स्वागत केरा सा मुँह में वखे खुशी सा जो इतनी वहाँ की सोबली जगह ए सैक मीटिंग ढाई। आदरणीय कुलपति साहब और सभी गणमान्य व्यक्तियाँ व मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद केरा सा। सैक मीटिंग रा जो असा में इतनी सोबली जगह हेरने रा मौका देनू, ओखली सुंदर घाटी उभरती साहसिक गतिविधियाँ, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, ओखा वे पर्यटन की दृष्टि ना केवल रोजगार दिया सा और गड़सा स्टोन ओखा वे व्यापार भी देवा सा। ओखे एग्रीकल्चर कृषि व हॉर्टिकल्चर बागवानी भी लोगां वे आय दिया सा। जेंडे हाउ दोती
माननीय कलपुती संगे नाटू थी बजोरा फार्म बे तो के मुंह में पता चले कि कलौंजी विनती है कि इस शिविर का फायदा उठाना चाहिए। और धन्यवाद। और सॉरी 2 लाइनें जरूर मैं बोलूंगा विद द परमिशन ऑफ द चेयर। सेबती ये लड़ मारू तीरा फेरा पैदल नहीं है चलना, सेबती ये लगा बसाला डेरा पैदल नहीं है चलना, आगे जे होंड दी पीछे बेबाड़ दी, आगे जे होंड दी पीछे बेबाड़। दूरदर्शन कार्यक्रमों इत्यादि द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तकनीकों को किसानों तक पहुंचा रहा है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय एवं आर्ट कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न विषयों पर जैसे कि फसल उत्पादन, सब्जी एवं फल उत्पादन, फूल उत्पादन, पोली हाउस टेक्नोलॉजी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, मिट्टी परीक्षण इत्यादि विषयों पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। भ्रमण के लिए किसानों के लिए आए प्रसार निदेशालय में म्यूजियम भी है, जिसमें विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियां प्रदर्शित की गई हैं। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर एटिक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र स्थित है। यहाँ किसान अपनी समस्याओं को के लेकर आ सकते हैं और उनकी समस्याओं का उसी केंद्र पर निवारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एटिक सेंटर में पशुओं के लिए चॉकलेट, मिल्क राशन, मिनरल मिक्सचर, कृषि साहित्य इत्यादि बिक्री के लिए उपलब्ध रहते हैं और साथ में उन्नत किस्मों के बीज भी इस एटिक सेंटर में उपलब्ध है, ताकि किसानों को इधर उधर विश्वविद्यालय में इधर उधर ना जाना पड़े। इसके अतिरिक्त एटिक सेंटर में किसानों की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 और विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन नंबर 01894-230-395 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे किसान खासकर युवा ये इंटरनेट को सुविधा को अच्छी तरह यूज करना जानते हैं। इसके लिए माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किसान पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। किसान अपनी समस्याओं संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं और इस किसान पोर्टल पर ही उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक किसान उससे लाभान्वित हो सके। ये मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्वविद्यालय समय समय पर वैज्ञानिक सलाहकार समितियों की बैठकों का आयोजन करता है, ताकि कृषि विज्ञान केंद्रों में करता है, ताकि वहां चल रहे कार्यक्रमों का सही अवलोकन कर किसानों के हित में उन पर पुनर्विचार किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो किसान भाई एवं बहनें आए हैं वो उन्होंने कृषि तकनीकों के बारे में यहाँ अवश्य ही जानकारी हासिल। सर वहां से इधर देखना, शिरण भाटकराल से, श्री दीनदयाल नीम से, नार सिंह जी के चरणों में मैं, मेरा परिवार और चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का समस्त परिवार नतमस्तक होकर आप सभी किसान भाइयों, बहनों, बच्चों, आप सबका यहाँ पर स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हमारे साथ विराजमान इस केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी जी, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने
हमें इस केंद्र पर आमंत्रित करके एक ऐसा स्थान प्रदान किया जो गड़सा के इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु है और पहले से ही आप एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर का एक हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य है, जिस कार्य में आप तल्लीन हैं। आपके साथ मिल करके हम इस केंद्र पर कार्य करें, ये हमारी इच्छा हुई और आज ही मैं इसका आह्वान भी करता हूं कि हम कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस आपके साथ बहुत जल्द एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर विनोद शर्मा जी, डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर एसपी दीक्षित जी, एसोसिएट डायरेक्टर हरेक बजौरा, एसोसिएट डायरेक्टर हरेक लाहौल एंड स्पीति, एसोसिएट डायरेक्टर RHRS यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री बजौरा, PCKV के कुल्लू डॉक्टर कुमार शर्मा जी, PCKV के मंडी, PCKV के हमीरपुर, PCKV के लाहौल एंड स्पीति, हेड डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री फ्रॉम पालमपुर, हेड IRI फ्रॉम कटराई, साइंटिस्ट हमारे जो साथ पालमपुर से, कुल्लू से, लाहौल स्पीति से जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर RS जम्बाल जी जो डायरेक्टर रिसर्च हमारे विश्वविद्यालय में रह चुके हैं, डॉक्टर DR ठाकुर जी जो एसोसिएट डायरेक्टर बजौरा में रह चुके हैं, डॉक्टर HL ठाकुर जी जो एसोसिएट डायरेक्टर बजौरा में रह चुके हैं, हमारे साथ लाइन डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स, सॉइल कंजर्वेशन के अधिकारी, हमारे निमंत्रण पर यहाँ पहुँचे श्री राजकुमार जी रुद्रा शक्ति हमीरपुर से जो एक इंडस्ट्री वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक नया आगाज किया। जिला परिषद की सदस्य रुक्मणी देवी जी, पंचायत प्रधान हुरला श्रीमती सीता महंत जी, प्रधान बलान एक पंचायत, मीडिया के विशिष्ट सदस्य माला ठाकुर जी महिला मोर्चा अध्यक्ष, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NGOs, प्रगतिशील महिलाएं, 20 प्रगतिशील किसान जिनको अभी सम्मानित किया गया, हमारे किसान भाई बहनें, हमारे साथ आए सभी पालमपुर से वैज्ञानिक और सभी केंद्रों के वैज्ञानिक और यहाँ इस केंद्र के वैज्ञानिक जो हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबको बधाई दूंगा, इसलिए नहीं कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए कि जैसे हम पिछले वर्ष यहीं कुल्लू में ऐसी ही मीटिंग हमने की थी, उससे ज़्यादा तादाद में आप लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का क्या कार्य है, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर आपके लिए क्या कर सकता है, इस शक्ति को लेकर हम अपने वैज्ञानिकों के साथ हर क्षेत्र के एक एक एक्सपर्ट को साथ लेकर के, इवन आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो लोग, जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया कि उनका दिशा निर्देश भी हमें मिलेगा और उनके समक्ष ही हम अपनी बात रखेंगे, जिनका इस क्षेत्र में कार्य करने का एक बहुत एक्सपीरियंस है। हम सब मिलकर के एक जगह एकत्रित होकर धरातल पर आपके साथ बैठकर, पिछली बार हमारा मंच ऊंचा था, आज इस बार जो है और नीचे हो गया है, धीरे धीरे हम आपके बीच में आपके साथ ही बैठेंगे। ये मेरा पहले दिन से एक निर्णय है। आपके टांगों में दर्द हो, ऑफिसर्स के टांगों में दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो, होती रहे,
हम उस दर्द को सहन करेंगे, मगर हम आपके साथ जमीन पर बैठकर ही बात करेंगे। मैं देखता हूं कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं और आपके समक्ष और आपके साथ खेतों में आपके साथ अपने आप को साझा कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके अंदर एक उत्साहवर्धन हो रहा है, आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है। ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। आप हमें अपने भाई और बहन समझ रहे हैं कि ये हमारे सहयोगी हैं, ये हमारे लिए आए हैं, ऐसा आपके अंदर भाव प्रकट हो रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। कुलपति होने का मतलब ये नहीं कि मैं वहां चार दीवारी के अंदर बैठकर कृषि विज्ञान केंद्र पर बैठकर वहीं पर चर्चा करूं और वहीं पर कार्यक्रम खत्म करूं और किसी को मालूम भी ना पड़े। नहीं, मैंने पहले दिन से ये निर्णय लिया कि हम आपके साथ अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग वर्ष में, अलग अलग प्रोग्राम में शामिल होंगे और वहां अलग अलग घाटी में जाकर के आपकी शक्ति को पहचानेंगे। आपके पास क्या ताकत है, आप प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, किसान जब अपने खेत में काम करता है वो एक वैज्ञानिक तौर पर ही कार्य कर रहा होता है, क्योंकि सदियों से उसने जो अपने बुजुर्गों से, अपने पुराने व्यक्तियों से, घर बार के जो दूसरे लोग जिन्होंने खेती में खूब महारत हासिल की है, उनके साथ मिलकर के सहयोग से जो सीखा है, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो ले जाकर के अपना कार्य करते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस खेती को करते करते कहीं आपसे कोई चूक ना हो जाए, कहीं ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे कि आपका नुकसान हो रहा है। हालांकि आप जिस सूझबूझ से ये कार्य करते हैं वैसा हम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप हमेशा खेत में रहते हैं, आप हमेशा पशुओं के साथ रहते हैं, आप हमेशा गांव में रहते हैं, आप अपने वातावरण को समझते हैं, आसपास की महत्ता को समझते हैं और क्या फसलें वहां पर उगाई जा सकती हैं, किस वक्त उगानी है। आपसे ज़्यादा वैज्ञानिक कोई भी नहीं है। जो वैज्ञानिक सोच आपकी है वो किसी की नहीं है। इसीलिए हम किसान को भगवान का रूप देते हैं कि किसान जो है वो किसान नहीं, वो भगवान का रूप है। जैसे उदाहरण भी है कि भगवान बलराम को जो है हलदर बनकर के धरती पर उतरकर खेतों में खेती करनी पड़ी थी, ये बताने के लिए कि कृष्णा देखो ये धरती जो है हमें क्या क्या दे सकती है, ये धरती हमारी ज़रूरतों को किस तरह से ये माँ हमारी पूरा कर सकती है। धरती को माँ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर हम रह रहे हैं, इसी से हम रोजी रोटी ले रहे हैं, इसी से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस धरती के प्रति क्या हमारा भी कोई फर्ज है? इस धरती के प्रति क्या हमारा भी कोई कर्तव्य है? जी हाँ, माँ के प्रति हमारा भी एक कर्तव्य है। इस माँ को हम कैसे सींच सकते हैं? क्या हम इर्द गिर्द के वृक्षों को काट दें? क्या हम इर्द गिर्द में जो पानी बह रहा है उन पुलों को बंद कर दें? क्या उस पानी को हम दूषित करें? क्या हम अपने वातावरण को जो भगवान ने दिया उसको दूषित करें? नहीं। उस प्रभु ने हमें सजी समरी ये धरती माँ दी कि जाओ इस धरती का दोहन करो, आनंद लो इस धरती पर। तो हम सब इस धरती पर बैठकर अपना जीवन यापन अपनी मेहनत के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमने इस माँ को क्या दिया, हमने इस माँ को क्या लौटाया, ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि अगर सपोज करो कि किसी पहाड़ से कोई पानी बह रहा है, हम सोचते कि जितना अच्छी तरह से इसको गंदा किया जा सके उतना भव्य है, जितना पानी का दोहन जो है वेस्टेज की जाए उतना भव्य है, जितना नुकसान वातावरण का किया जाए उतना अच्छा है। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे आने वाले बच्चे हमसे पूछेंगे कि वो कूलें कहाँ चली गई, वो तालाब कहाँ चले गए, वो पहाड़ में आपने जो बारिश होती थी पानी रोकते थे, अपने आप रुकता था तालाबों के अंदर, सिर्फ हमें उसको मोड़ देना पड़ता था और कुफरियों के अंदर, तालाबों के अंदर वो पानी चला जाता था और वहीं से हम
कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पशुओं के लिए और तो और पीने के लिए उस पानी का दोहन करते थे। और प्रकृति भी रहती थी, पानी का भी दोहन होता था और हमारी शक्ति भी बनी रहती थी, हमारी खेती बाड़ी भी होती थी। आज आने वाले समय में आप देखिएगा धीरे धीरे हमारे पानी जो है वो सर्वप्रथम हो जाएगा, पानी की जरूरत सर्वोपरि हो जाएगी। ये व्यवस्था करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश वर्षा का एक घर है, यहाँ जितनी बारिश होती है इतनी बारिश और किसी प्रदेश में नहीं होती। तो इस पानी का क्या हमने कभी सोचा कि इसको दोहन कर सके, इस पानी को हम बचा सके? नहीं, हमने नहीं सोचा। हमने कुफरियों को बंद कर दिया, हमने उनके ऊपर मकान बना दिए, हमने बाजार सजा दिए, मार्केट बना दी और तो और कंक्रीट का एक जंगल पैदा कर दिया अपने इर्द गिर्द। जैसे अभी डॉक्टर होम हरि जी कह रहे थे कि पास्चर डेवलपमेंट में वहाँ सुन रहा था जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहाँ कि पास्चर डेवलपमेंट चरागाह हमारे खत्म हो गए। अब कहाँ से लाएंगे? किसने खत्म किए? क्या सरकार ने खत्म किए? क्या किसी और ने बाहर से विदेश से आके खत्म किए? हमने खुद खत्म किए। हम खुद संकीर्ण हो गए, अपनी धरती माँ से जुदा हो गए और जुदा होकर के हमने उन पास्चर लैंड को, चरागाहों को दूषित कर दिया, खत्म कर दिया, कंक्रीट के जंगल बना दिए। हमने जगह ही नहीं छोड़ी और उस जगह को छिन्न भिन्न करके अपने पशुओं के घूमने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी। आज क्या होता है, हमारा जो पशुधन है वो एक खूंटे पर बंधा रहता है और गाय को हिलने के लिए भी जगह नहीं होती। गाय जो है गौशाला से बाहर और बाहर से अंदर, बस दूध आपको 20 किलो चाहिए उससे। आप क्या सोच सकते हैं, जो पशु 4 कदम भी नहीं चलता, उसकी जरा भी एक्सरसाइज नहीं होती, क्या आप समझते हैं कि उससे अच्छा गुणवत्ता वाला दूध आपको प्राप्त होगा? नहीं, कदापि नहीं। और वो पशु जो भगवान तुल्य है, भगवान का एक उपहार है, वो क्या कभी आपको आशीर्वाद देगा? गाय को हम माता कहते हैं, 33 करोड़ देवताओं के वहाँ वास है। ये हमारा माँ का दूसरा रूप है क्योंकि हमें ये दूध देती है। इसकी गुणवत्ता माँ के दूध के तुल्य है, इसलिए इसको माँ कहते हैं। लेकिन माँ का हाल हमने क्या किया? हमने उस माँ को अगर दूध 1 बार 2 बार अगर नहीं दिया और वो बच्चा भी नहीं दिया तो उसको जो है हम सड़क पर छोड़ देते हैं। आज सरकार के लिए, हमारे आवाम के लिए, हमारी सड़कों के लिए एक ऐसी दुविधा पैदा हो गई है कि सड़कों पर आप रात को सुबह चले, कितने ही एक्सीडेंट जो है इन पशुओं के कारण होते हैं। वो बेजुबान पशु जो है वो सड़क पर घूम रहा है और बड़े बड़े ट्रक जो है आकर के उनको हिट करते हैं, वो तड़फ तड़फ कर अपनी जान जो है वो साइड में गंवाता है। कोई व्यक्ति जाकर उनको उठाता नहीं है। उस वक्त वो माँ कहाँ होती है? उस वक्त वो माँ का भाव कहाँ होता है? इसके लिए सोचने की जरूरत है। हमें अपनी नीयत फिर से उस प्रभु के आगे, भगवान नारसिंह का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि उनके दिशा निर्देश से ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी इच्छा से ये कार्यक्रम हो रहा है। ईश्वर ने हमें निर्देश दिया कि चलिए गड़सा में ये कार्यक्रम हो, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो, ताकि हम अच्छा सोच सकें, अच्छी राह पर चल सकें, अपने इर्द गिर्द की शक्ति को पहचान सकें, गाय माता को, धरती माता को, अपनी जैविक संपदा को, उसको पहचान सकें। जंगलों में कटान हुआ, जंगलों से उपजाऊ जो हमारी फसलें थी वो खत्म हुई, जंगलों से जड़ी बूटियाँ खत्म हुई। आज जो जड़ी बूटियाँ इतनी महत्वपूर्ण रही हैं वो उनको लुप्त होते हुए देख करके बहुत दुख होता है। पूरा संसार जैविक संपदा पर ही जी रहा है। जैविक संपदा क्या होती है? जो आपके ये पेड़ पौधे हैं, जो आपकी जड़ी बूटियां हैं, जो आपके ये ऐसी फसलें जो जंगलों में से हम अपने खेतों तक लेकर आए। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पर एक लहसुन मैंने भी जिंदगी में पहली बार देखा, एक ही गांठ वाला, उसमें अलग अलग तरियां नहीं होती,
वो लहसुन देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि इसको यूनिवर्सिटी में ले जा कर के मैं डॉक्टर देशराज चौधरी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वेजिटेबल के, इनसे आग्रह किया कि इसको जो है हम इसका नामकरण करेंगे और इसे राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसको सामने लाएंगे कि कुल्लू की ये एक शक्ति है जो कि एक गांठ वाला ही जो सलाद के रूप में भी हम जो है लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन कितनी बीमारियों को काटता है, कितनी मुश्किलातें हमारी दूर करता है। इसको अगर सलाद के रूप में खाएंगे प्याज की तरह तो बहुत उत्तम होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो इसका दोहन हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर क्यों आए? हम यहाँ पर एक वैज्ञानिक तरीका लेकर के कि आप कहीं कोई गलती ना करें और हम अपने इस जैविक संपदा का शोषण ना करें, उसका नुकसान ना करें। एक सही मार्ग पर किस तरह से एक किसान जो है वो चल सकता है और हमें कौन कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जिनको हमें निर्धारित करना होगा। जैसे कि मधुमक्खी पालन तो हम भूल ही गए। एक किसान जिसके पास 500 बॉक्स है, अभी जिसको सम्मानित किया उसको मैं पहले भी पिछले वर्ष भी मिला हूँ। ये किसान एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। अब आप इस किसान से सबक सीखें, इसके साथ जुड़े हैं। पहाड़ों के अंदर जो हमारे फूल पत्ती यहाँ पर होता है, जो जड़ी बूटियाँ यहाँ पर होता है, वो मधुमक्खियाँ जो है जाकर के वहाँ से नेक्टर निकालती हैं, शहद निकालती हैं और उसको इकट्ठा करके आपको एक दवाई के रूप में आपके सामने शहद पेश करती हैं। हमने उसमें भी लालच किया, क्या उसको भी मिक्स करके जो है लोगों को बेचना शुरू कर दिया। ये भी हमारी कमजोरी है। अब अगर आप गुणवत्ता नहीं बनाए रखेंगे, अगर आप उसकी शक्ति को पहचान करके उन मधुमक्खियों को भी संरक्षण नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे एक दिन आएगा कि आप पॉलिनेशन के लिए भी तरसेंगे। हमारे कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर के पौधे ऐसे हैं जिनको मधुमक्खियां भी आपकी पॉलिनेशन के लिए सहायता करती हैं। अगर ये कीट पतंगे और ये जो हमारी जो मधुमक्खियां यही नहीं बचेंगी तो हमारी फसलें कैसे बच सकती हैं? ये एक ऐसा, इससे सारा जो है वो जलवायु वातावरण बनता है। मधुमक्खियां, दूसरे कीट पतंगे और हमारी फसलें, ये सब मिलकर, पशुधन, ये सब मिलकर के जो है एक पूरा फार्म बनाती है। मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ अनार की खेती होती है, देखिए वहाँ 17 स्प्रे हो रहे हैं अनार में, 17 स्प्रे। हम अपनी जो रूढ़िवादी हमारा तरीका था उसको भूल गए। हम उसको बांध देते थे, पोटली बांध देते थे और उससे जो है नुकसान नहीं होता था। लेकिन हम उस पारंपरिक तरीके को भूल गए। हमने सोचा कि सीधा तरीका क्या हो सकता है, स्प्रे करो और उन फूलों पर उस पेस्टिसाइड का स्प्रे होने के नाते मधुमक्खियां वहां जाए और मर जाए। कहां तो अनार से रस चूस कर वहां का शहद तैयार करती है, कहां वो जाती है तो वहां पर उसको खाते ही मर जाती है। हमें इन जहरों से भी दूर रहना है। इतनी दूर तक भी हम ना जाएं। एक जमीन का उपजाऊपन बनाए रखें। जमीन के अंदर जिस वक्त हमने रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया, हमें अच्छा खासा यूरिया, कैन, इफ्को 15-15-15 ये ऐसी 12-32-16 ऐसी खादें जो हमें मिलने लगी। हमने उन बोरियों का मुंह जो है खेतों में खोल दिया कि साहब अब ये करिश्मा होगा और भव्य फसल जो है हमें प्राप्त होगी, भरपूर फसल हमें प्राप्त होगी। कुछ वर्ष तो वो कार्यक्रम ठीक रहा जब तक उस जमीन के अंदर वो जान थी, लेकिन कई वर्षों के उपरांत वो जमीन ने भी इनकार करना शुरू कर दिया क्योंकि हमने संतुलन खराब किया, उस संतुलन को बिगाड़ दिया। हमने उसमें किताबों में वैज्ञानिकों ने लिखा था कि 10 टन इसमें आपने गोबर की खाद डालनी है, ये पहली लाइन थी। उस लाइन को भूल करके हम भूल गए, लेकिन रासायनिक खादों के बोरियों के मुंह वहां पर हमने खोल दिए। अगर हम उसको भी साथ लेकर के चलेंगे तो मैं समझता हूं कभी भी हम इस धरती माँ से दगा नहीं करेंगे। इस धरती माँ का उपजाऊपन भी बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि इसमें बार बार फसल लगा करके उसमें से दोहन ही करना है, उसमें से बस सिर्फ आपने
सीड और ग्रेन ही खींचना है, अनाज ही खींचना है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी जो सेहत है उसको बनाए रखने के लिए आपको वहाँ पर गोबर की खाद डालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको घर में पशुधन रखना पड़ेगा। पशुधन अगर मान लीजिए कि किसी वजह से दूध से ड्राई हो गई है और एक आधा वर्ष जो है वो आपका नुकसान भी हो जाता है, तब भी अगर पशु को आप घर में रखेंगे तो गोबर की खाद आपको मिलेगी। वो गोबर की खाद आपके खेतों के लिए अति उत्तम है। उसको अगर आप धक्का मार करके सड़क पर कर देते हैं तो वो 100 लोगों का नुकसान वहां पर करती है। और एक गौ माता का निरादर होता है जिसको हम माँ समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पर जो है कृषि विज्ञान केंद्र से आप सीखते हैं, विज्ञान वहाँ से सीखते हैं। आपको कई सीड मटेरियल भी दिए जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं जो नए आयाम स्थापित करती हैं, कई ऐसी नई राहें हैं जिससे कि कृषि विज्ञान केंद्र से आपको पता लगता है। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी जैविक संपदा का संरक्षण भी करना है। इन वनों को, अपनी धरती को भी बचाना है, इसको भी सुंदर बनाए रखना है और साथ ही साथ हमने उपज को भी बढ़ाना है। तो वैज्ञानिक तकनीकों को सीखते रहिए, अपनी शक्ति को बनाए रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस प्रदेश को सुंदर बनाइए। अपनी आजीविका हम इस हद तक, जहाँ तक हम कहते हैं कि जीविकोपार्जन का मतलब है कि सिर्फ रोटी दास, यानी कि खेत से इतना भोजन निकला कि जिससे हमारा जीवन चल रहा है बस। लेकिन हम वहाँ तक सीमित नहीं रह सकते, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें और भी घर में बीमारी शुमारी को भी देखना है, और भी कई हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको पूर्ण करना है। खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, ये मशरूम की खेती, ये ऐसी एक ताकत है। और उसके साथ साथ हमारे इसके फूड की प्रोसेसिंग, जो ये हमारी महिलाएं बहनें जो हमारी ये मंच के साथ बैठी हुई हैं और जिन्होंने ये ताकत लगा कर के इनके सामने जो ढेर लगे हुए हैं, ये इनके हुनर की ताकत है। ये हुनर की ताकत ये खराब होने वाली नहीं है, ये किसी वक्त भी किसी भी समय कहीं भी ये बेच सकते हैं। तो ऐसी ताकत जो है वो पैदा हो सकती है। कैसे? ये उदाहरण है कैसे हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र जो एक मंदिर का रूप है, जो आपके लिए एक शिक्षा का मंदिर है। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, आपके और दूसरे कई नए आयाम, मशरूम के लिए ये एक शिक्षा का मंदिर है। आप यहाँ पर इस मंदिर में आते रहें, विश्वविद्यालय के साथ जुड़े रहें, अपने बच्चों को कृषि विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजते रहें। हम उनको एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स बनाएंगे, वेटरनरी डॉक्टर बनाएंगे, होम साइंस के एक्सपर्ट बनाएंगे। आपके घर द्वार में, घर में ही अगर एक्सपर्ट होंगे तो आपको हमारे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ कि महिलाओं के अंदर, जैसे हमारे राजकुमार जी ने कहा, हिमाचल प्रदेश, ये महिला एक ऐसी शक्ति है इस प्रदेश के अंदर जो सारे प्रदेश के कार्य को संभाले हुए है। खेत खलियान महिला देखती है, घर द्वार महिला देखती है, बच्चों का लालन पालन महिला करती है, और तो और पढ़ाई, स्कूल में बच्चों को ले जाना, उनको कहीं एडमिशन दिलाना, और ऐसे कार्यक्रम में जहां पर हम कृषि, बागवानी और इसकी बात कर रहे हैं वहां भी महिलाएं। आप बताओ कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर महिलाएं अग्रणी नहीं हैं। इस मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, इस मातृशक्ति को मैं झुकता हूं, नमन करता हूं। इस मातृशक्ति के अंदर भगवान ने वो ताकत दे रखी है जो पुरुषों को भी पालती हैं, उनका भी ध्यान रखती हैं। इसका उदाहरण आप मेरी धर्मपत्नी का देख सकते हैं, मंच पर मेरे साथ बैठी हैं, मेरा ध्यान रखती हैं, कोई गलती नहीं करना, कुलपति बनकर कोई नुकसान नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी का बुरा नहीं सोचना। मैंने 1.5 वर्ष मुझे कुलपति बने हो गया, मुझे इनका इतना दिशा निर्देश मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये प्रिंसिपल रिटायर हुए, घर में भी प्रिंसिपल ही है। और जो दिशा निर्धारण मुझे इनसे मिलता है, जो शक्ति मुझे इनसे मिलती है,
मैं इनको भी नमन करता हूँ। समय पर लोगों से मिलो, समय पर लोगों के पास जाओ और किसी का बुरा ना करो। जितना अच्छाई कर सकते हो वो करिए, क्योंकि भगवान की उस अपरंपार कृपा से ये शक्ति प्राप्त हुई है। तो मेरा ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि मैं आप सबकी सेवा करूं। मैं आपके साथ मिल करके, कुल्लू आकर के, पता नहीं ना मेरा यहाँ डॉक्टर दीक्षित का तो यहाँ पर ननियाल है, इसलिए वो कुल्लवी भाषा बोल रहे थे। मेरा तो ना यहाँ ननियाल है ना ससुराल है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, जब भी कुल्लू में आता हूँ मेरा घर जाने को दिल नहीं करता। सोचता हूँ कि ये कुलपति का कार्यक्रम छोड़ करके आपके साथ खेती में शामिल हो जाऊं। इतनी सुंदर घाटी है, इतनी सुंदर जगह है कि यहाँ बाहर से भी जो व्यक्ति आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। मैं एक उदाहरण तो डॉक्टर D.R. ठाकुर का समझता हूँ, वो हमीरपुर के रहने वाले हैं, यहाँ बस गए हैं, यहाँ से जाने का इनका दिल ही नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति मैं हूँ, मेरा भी यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। इतना भव्य लगता है। जैसे ही मैं गड़सा में आया, मैं जिंदगी में पहली बार यहाँ गड़सा की घाटी में आया हूँ, जैसे ही मैंने एंटर किया मैंने कहा हे भगवान, धरती पर अगर स्वर्ग है तो गड़सा में है। इतना सुंदर केंद्र, और इसकी सुंदरता को देखकर और अपने डॉक्टर ओम हरि जी के इस कार्यक्रम को देखकर जो ये कर रहे हैं, एक ऐसा भाव मेरे अंदर प्रकट हुआ कि कुलपति होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है। पिछले वर्ष तो हम नहीं कर सके, लेकिन इस वर्ष हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर के एक MOU साइन करेंगे और इनका गोट का और शीप का ये जो फार्म है, हम अपनी शक्ति को विश्वविद्यालय के अंदर कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस की शक्ति को भी बढ़ाएंगे। मैं इनसे कुछ सीख कर यहाँ से जा रहा हूँ। इन्होंने बाहर मुझे जो एक भेड़ू जो है वो दिखाया, जिसमें कि पांच दो सात ब्रीड जो है इन्होंने एक में ही इकट्ठी कर दी है। 5 जो है उसमें इंडियन ब्रीड है, उनका ब्लड है, और 2 जो है बाहर की, एक रशिया की और एक ऑस्ट्रेलिया की। यानी कि 7 भेड़ प्रजातियों को एक भेड़ में लेकर आना। और इसका नाम क्या है रखा हुआ आपने? गद्दी सिंथेटिक, क्योंकि गद्दी ब्लड भी है इसमें। तो गद्दी सिंथेटिक, जैसे हम मक्का में सिंथेटिक बनाते हैं, वैसे इन्होंने भेड़ में बना करके दिखा दिया। ये मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, और इस केंद्र का भी मैं सम्मान करता हूँ इसके लिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है इस केंद्र ने किया है। इससे मुझे एक भाव पैदा हुआ। डॉक्टर वरुण सांख्यान हमारे साथ आए हुए हैं, जो कि पोल्ट्री के एक्सपर्ट हैं और ब्रीडर हैं। डॉक्टर वरुण सांख्यान जरा थोड़ा खड़े हो जाओ। यूनिवर्सिटी में पोल्ट्री फार्म में हमारा ब्रीडिंग का काम भी चलता है। कल एक हमने कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर कुमार शर्मा जी ने करवाया, जिसमें कि ICR के माध्यम से, अटारी के माध्यम से कुछ ऐसा धन दिया गया था कि हम मुर्गी पालन के लिए अच्छी ब्रीड जो है किसानों को दें, और 10-10, 20-20 जो है चूजे जो है उनको किसानों को दिए गए। और कल भी मैं वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पर था, तो हिम समृद्धि नाम से एक ऐसी ब्रीड जो है विश्वविद्यालय ने तैयार की, जिसमें कि एक जर्मन ब्रीड है डेलहेम, और उसको क्रॉस किया लोकल के साथ, और एक नई ब्रीड बना दी हिम समृद्धि। क्योंकि पहाड़ों के अंदर जो ये मुर्गी पालन है, इसमें एक बहुत ध्यान क्या रखना पड़ता है कि इनको बीमारी बहुत जल्दी लगती है। ताकि इनको बीमारी ना लगे, ये हार्डी हो, ताकतवर हो, और कोई ऐसा जो जानवर जो है उनको अटैक भी ना करे, उसके साथ फाइट भी कर सके। ऐसी ताकत उन मुर्गियों में भरने के लिए इन दोनों मुर्गियों को क्रॉस किया। मैं चाहता हूं कि जैसे बेटू का काम इन्होंने किया, हम हिमाचल प्रदेश के तो हमारे भांत के मुर्गे जो है भांत के है इस पूरे पहाड़ों में, तो उन सब का ब्लड जो है इकट्ठा करके डॉक्टर वरुण सांख्यान एक ऐसी भेड़ जैसे तैयार की है, वैसा एक मुर्गी जो है तैयार करें, और ऐसी ब्रीड हिमाचल में लेकर आए जो कि पूरी दुनिया देखे कि साहब पूरे हिमालय के ब्लड को जो है एक मुर्गी में जो है उसका दोहन किया। धीरे धीरे कुछ ना कुछ अंश जो है सबका एक में लेकर आना, इसके लिए शक्ति लगती है, समय लगता है, लेकिन ये असंभव नहीं, क्योंकि ऐसा कार्य डॉक्टर हरिओम ने और इनके केंद्र ने संभव किया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह संभव हो चुका है।
और उसका दोहन यहाँ इस केंद्र पर हो रहा है, इसकी बढ़ोतरी हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आने वाले समय में हमारे लोग जो है वो मशरूम की खेती करते हैं, बटन मशरूम। अपने घर में 2-4 बोरू रख लिए और उसमें बटन मशरूम निकाल करके फ्रेश वेजिटेबल जो है खाते रहे। आने वाले समय में इस मशरूम से अब हम आगे निकलेंगे। एक शिटाके मशरूम जो कि जापानी मशरूम है, जो लोग मीट नहीं छोड़ सकते या नहीं खाते, उनके लिए ये एक नई राह है। शिटाके मशरूम का टेस्ट मीट की तरह होता है और ये स्वादिष्ट भी है और इसकी गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं जापान में कई बार गया और वहाँ रहा भी, मैंने खूब खाया है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय ने जापानियों के साथ मिलकर के एक केंद्र स्थापित कर दिया है। उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेरे अंदर से इच्छा है कि हिमाचल प्रदेश की हर एक पंचायत के लोगों को वो शिक्षा वहाँ पर दी जाए, ताकि आप अपने घरों में बटन मशरूम के साथ साथ शिटाके मशरूम भी लगाएं, जिसका 500 रुपये किलो रेट मार्केट में है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसी नई नई चीज़ें जो है विश्वविद्यालय लेकर आ रहा है और ये आपके लिए नई राह बनेगी। नया एक आयाम स्थापित जो है आपकी घाटियों में होगा। मैं समझता हूँ कि हर घाटी का अपना एक नाम हो, हर घाटी के उत्पाद के नाम पर उस घाटी का नाम रखा जाए। अब ये जो कुल्लू की वैलीज़ हैं, अलग अलग घाटियाँ हैं, यहाँ की ताकत मैंने सीड प्रोडक्शन के लिए देखी। यहाँ गुणवत्ता भरा सीड जो है पैदा किया जा सकता है। जहाँ वातावरण आपस में 2-3 वातावरण मिलते हों, जैसे एक शीतकालीन वातावरण और एक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन वातावरण जब आपस में मिलते हैं तो कई ऐसी जगह आती है जहाँ पर एक जैसा लगता है, ना ग्रीष्म लगता है ना शीतकालीन लगता है। ये मैं समझता हूँ कुल्लू घाटी जो है ऐसा वातावरण में स्थित है और यहाँ जो वो बीज पूरा वर्ष भर आप लगा पाते हैं, वो बीज का जो वातावरण है उसके कारण ही संभव है। ऐसी ताकत और प्रदेश में कहीं नहीं है। मैंने आज अपने सुबह 7 बजे जो है केंद्र का दौरा किया तो वहाँ पालक का बीज, हमारे प्याज का बीज, कलौंजी जिसको कहते हैं, और मेथी का बीज, ऐसे जो हमारी जो सब्जियां हैं उनका बीज गुणवत्ता भरा वहाँ पर तैयार हो सकता है। वो तो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, वो एक रिसर्च है, अनुसंधान है कि कौन सी किस्म का बीज जो है बहुत गुणवत्ता भरा है और अच्छा हो सकता है और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो ऐसे बीज जो है तैयार करने का केंद्र जो है वो है कुल्लू जिला। कुल्लू जिला का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पर कोई ऐसी खेती ना कर सकें जिसका व्यापारीकरण ना हो सके। आम तौर पर जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर किसान ये कहते हैं, साहब हमने गंडियाली पैदा कर दी लेकिन बेचें कहाँ, राजमा पैदा कर दिया बेचें कहाँ, इसकी मार्केट कहाँ पर है। इसका उदाहरण जो है मुझे देने की ज़रूरत नहीं। आपके सामने राजकुमार जी यहाँ बैठे हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये एक आपके लिए नई राह खोज कर लेकर आए हैं कि अगर एलोवेरा, जिसको घृत कुमारी भी कहते हैं, कुआरे भी कहते हैं, और ये कई रोगों को दूर करता है, और जहाँ पर आपकी जगह कोई काम की नहीं है अगर वहाँ लगाएं तो ये खेती इसकी भरपूर की जा सकती है। वो कहते हैं कि हम एफिडेविट साइन करने को तैयार है, किसान के साथ मिलकर के ये एफिडेविट लिख करके देने को तैयार है कि आप जितना मर्जी जो है वो ये घृत कुमारी को लेकर आइए, एलोवेरा को लेकर आइए, हम उसको अपने केंद्र पर लेंगे और उसका सही मूल्य आपको देंगे। उसके लिए कानूनी तौर पर हम एफिडेविट साइन करेंगे, अगर नहीं लेंगे तो उसका हर्जाना इनको पड़ेगा। अब आप देखिए, इस तरह से धीरे धीरे शक्ति जुटाई जाएगी। इस तरह से हमारी हिमाचल सरकार इसके लिए सजग है। आने वाले समय में ऐसे हाट सजाएंगे, ऐसी मार्केट बनेगी जहां पर एफपीओ, जिसका नाम रखा गया है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी। छोटी छोटी टुकड़ियां ऐसी बनेंगी, आपके घरों से वो सामान उठा करके लेकर जाएंगे और उसका व्यापारीकरण होगा। आपको उसमें कष्ट करने की जरूरत नहीं। जब भी ऐसा कार्य किया जाता है तो उसके लिए समय तो चाहिए, समय लगता है। ये इस वक्त जो है एक बदलाव का समय चल रहा है। हमारे मार्केटिंगकरण के लिए जो मंडीकरण के लिए, मार्केटिंग के लिए, मंडीकरण के लिए जो एक बदलाव चल रहा है उसमें समय तो लगेगा।
लेकिन आने वाला समय हमारा बहुत स्वर्णिम है। इसलिए आप अपनी फसलों को बचा कर रखें, आप अपने फसलों को जिनको लगाते हैं उनको लगाते रहिए और उनको सुरक्षित भी रखिए। जब कृषि विश्वविद्यालय आपसे कोई बीज एकत्रित करके अपने पास रखना चाहता है तो उनको दीजिए, क्योंकि ये कृषि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी शक्ति अपने कृषि विश्वविद्यालय पर पैदा करने जा रहा है जहां हम सारी जैविक संपदा को, जितने भी आपके माँ है, राजमा है, कुल्थी है, कणक है, छली है या आपके और दूसरी फसलें हैं, तिल है, कंगनी है या कोदरा है, ये जैसे जितने भी फसलें पहाड़ों की है, इन सब के अलग अलग प्रजातियों को हम एक केंद्र के रूप में पालमपुर में रखने के लिए हमें हिमाचल सरकार ने अभी अभी एक शक्ति दी है। अभी अभी पीछे एक स्टेट स्तर की मीटिंग में जब मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से किया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने उसी वक्त उसका आगाज किया कि 2.5 करोड़ रुपए हमें उसी कार्य के लिए दिया और हमारे साथ 2.5 करोड़ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को भी दिया कि आप इसको जिस तरह से खर्च करना चाहते करिए, ये अनुसंधान के लिए आपको शक्ति हम दे रहे हैं। ये पहली बार किसी विश्वविद्यालय में हुआ। अब हम उस शक्ति का दोहन कैसे करना चाहते हैं, वहां पर एक नेटवर्क स्थापित करेंगे और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है और अनुसंधान केंद्र है वो मिलकर हम कार्य करेंगे और इस शक्ति को जुटा करके लोगों को दिखाने के काबिल बनेंगे। जैसे आपका ये आज मैंने एक ये लहसुन देखा, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इस लहसुन को भी अब हम बचाएंगे, ये मेरी नज़र में आ चुका है। अब ये राष्ट्र स्तर पर जाने से बच नहीं सकता, तो मैं इसमें कार्य करूँगा और इसको प्रोटेक्शन फॉर प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी जो राष्ट्रीय स्तर पर ये संरक्षण करती है, उस संरक्षण करने के लिए मैं इसको लेकर जाऊँगा। इस तरह से आप सब इस कृषि विज्ञान केंद्र से, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से आप जुड़े रहिए, आप वहां पर आते रहिए। आप उसको एक संस्थान नहीं, एक मंदिर समझिए और मंदिर समझ करके वहां नतमस्तक होकर के आप अच्छी नीयत से कार्य करेंगे तो हिमाचल प्रदेश एक दिन स्वर्णिम हिमाचल जरूर बनेगा और राष्ट्र का एक मुख्य राज्य बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 2 दिन निर्धारित किए और अपने सुझाव और मार्गदर्शन जो हमारे किसानों को और वैज्ञानिकों को दिया, सर ये बताता है आपका किसानों के प्रति समर्पण और सोच, उनके विकास के लिए जो वचनबद्धता है उसको ये दर्शाती है और हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आशा देते हैं कि कुल्लू के किसान और वैज्ञानिक आपको निराशित नहीं करेंगे और उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे विश्वविद्यालय की प्रथम महिला डॉक्टर प्रवीण लता जी का, जिन्होंने यहाँ आकर हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ाई और साथ ही साथ हमारे पंडाल में जो प्रदर्शनियाँ लगी थी उनसे रूबरू हुए और हमारी समूहों को और जो भी प्रदर्शनी लगाने वाले जो हमारे किसान थे उनका उत्साह बढ़ाया और उनके जो भी आर्टिकल्स बनाए थे या जो भी उन्होंने पदार्थ यहाँ पर रखे थे उनको उनमें रुचि दिखाई। ये दर्शाता है कि आप भी महिलाओं के लिए वचनबद्ध है और उनकी उन्नति और उनके विकास के प्रति सचेत है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे निदेशक अनुसंधान डॉक्टर SP दीक्षित जी का, जिन्होंने यहाँ पर आके पहाड़ी में कुल्लू भाषा में हमसे रूबरू हुए और अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे निदेशक प्रसार डॉक्टर BK शर्मा जी का, जिनके निर्देश में हमारी सारी प्रसार गतिविधियाँ जो है कार्य करती हैं और उनकी गाइडेंस के अंतर्गत ही हम विभिन्न कार्यक्रमों को रूपरेखा प्रदान करते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ विश्वविद्यालय के संपदा अधिकारी श्री विकास जी का तथा उनके सहयोगी टीम का,
जिन्होंने हमारे जो पिछले कल जो हमारे वहाँ पर 2 यूनिट और 1 यूनिट और एक हमारे डाइनिंग हॉल के एक्सटेंशन का जो उद्घाटन हुआ, उनको समय से पहले तैयार करने के लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हेड वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, हेड हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोफोरेस्ट्री और सह निदेशक पहाड़ी कृषि अनुसंधान केंद्र बजौरा, सह निदेशक क्षेत्रीय फल अनुसंधान डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी के सह निदेशक का, हेड IRI कटराई का, जिनका सहयोग हमें ट्रेनिंग कैंप्स और हमारे सभी कार्यक्रमों में रहता है और ये हमारे हर प्रोग्राम में अपने वक्तव्य प्रदान करते हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जो हमारे विभागों से आए हुए जो प्रतिनिधि है, अधिकारी है, कृषि विभाग से सॉइल कंजर्वेशन अधिकारी है और अन्य जो भी अधिकारी आए हैं, उनका भी मैं यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र से की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं कृषि विज्ञान केंद्र की से जो हमारे नव निर्वाचित किसान सदस्य हैं और इस सलाहकार बैठक के सदस्य हैं, उनका मैं यहाँ पर आने के लिए और अपने सुझाव और अपनी प्रस्तुति प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं पालमपुर से आए हुए हमारे वैज्ञानिक और अन्य जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने यहाँ आकर अपने टाइम जो है यहाँ पर हमें दिया और हमारे किसानों से रूबरू हुए, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिला परिषद सदस्य श्रीमती रुक्मणी और महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती माला ठाकुर और ग्राम पंचायत हुरला और भलान के जो है प्रधान, उनका भी मैं इस बैठक में आने के लिए आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र तहे दिल से धन्यवाद करता है जो हमीरपुर से हमारे बीच में कृषक आए थे, श्री राज